अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 5th चैप्टर आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का चौथा लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने तख़य्युल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, उसके सब पॉइंट्स देख रहे थे हम उसके अंदर, और सब पॉइंट्स थे तो वो सारे के सारे देख रहे थे। फर्स्ट देख लिया था, अब सेकंड देखना बाकी था, तक़लीदी तख़य्युल। देखते हैं आज यहाँ पर तक़लीदी तख़य्युल, इमिटेटिव इमेजिनेशन। तो इसके अंदर क्या है देखिए, किसी नॉवेल या अफसाने को हम पढ़ते हैं, वाक़यात की छाप हमारे जहन में पड़ती है, हम मुतासिर होते हैं, मगर इन नॉवेल और अफसानों में असली तख़य्युल किसी और का होता है, यानी नॉवेल और अफसाना निगार के तख़य्युलात की अक्कासी होती है, हम सिर्फ इनकी तक़लीद करते हैं। इस तक़लीद को तक़लीदी तख़य्युल कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब ये जो है तक़लीदी तख़य्युल, ये क़ाफ से आएगा। तो ये जो तक़लीदी तख़य्युल है किसे कह रहे हैं देखिए, जहाँ पर हम नावल और अफसाने पढ़ते हैं बुक्स के अंदर से, और ड्रामे भी देखते हैं, तो वो चीज़ें वाक़यात की छाप जो होती है, जो हम पढ़ते हैं, जो स्टोरी रहती है वो अफसाने की, जो भी कुछ रहेगा कैरेक्टर किरदार के बारे में, तो वो सारी चीज़ छाप, उसका जो असर है, जो उसकी चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन में, यानी कि उसकी छाप कहेंगे हम उसे, तो जहन में हमारे पड़ती है, और हम उससे क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं वो चीज़ों को लेकर। कोई हमारा आइडियल भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट, अगर इन नावल और अफसानों में असली तख़य्युल किसी और का होता है, यानी कि ये जो नावल है जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं, जो हमारे जहन पर जिसकी छाप छूट रही है, तो उसमें जो नावल है और अफसाना है, इसमें असली तख़य्युल हमारा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो किसका है? वो असली तख़य्युल किसी और का है। किसी और का मीन्स किसका रहेगा? नावल लिखने वाले का, अफसाना लिखने वाले का रहेगा। तो वही बताया है कि ये जो रहता है तख़य्युल, तख़य्युल किसे कह रहे हैं हम? जो इमेजिनेशन है, तो उसका जो असली है किसका है? वो नावल और अफसाना निगार की अक्कासी, यानी कि उन लोगों का रहेगा, वो तख़य्युलात की अक्कासी करेगा नावल और अफसाना निगार के। और हम सिर्फ इसकी क्या करते हैं? तक़लीद करते हैं, सिर्फ उसको देखते हैं और उससे मोटिवेटेड होते हैं, या फिर उसकी तरफ चले जाते हैं, हमारे जहन पर उसकी छाप पड़ती है, चीज़ों को लेकर वो जैसा रहेगा चीज़ उस हिसाब से रहेगी। तो इस तख़य्युल को क्या कहेंगे? तक़लीदी तख़य्युल, क्योंकि हम तक़लीद हो रहे हैं उससे, हमारा इमेजिनेशन बन रहा है, लेकिन वो किसी और का है, तो वो क्या कहलाएगा? इमिटेटिव इमेजिनेशन, तक़लीदी तख़य्युल। तो वो तक़लीद किसकी है? वो तख़य्युलात किसके हैं? वो अफसाना निगार, नावल निगार के हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो तक़लीद है आपको क्या करना है, जो भी सब पॉइंट है एक पेज पर डिटेल में पिछले लेक्चर से लेकर यहाँ तक आपको तख़य्युल किसे कहते, फिर उसके कितने पॉइंट है, उसके अंदर उसके कितने पॉइंट है, वो सारा स्ट्रक्चर बना के रखिए, तो इजीली चीज़ें समझ आ जाएगी। यहाँ पर बता दिए, तब आप नहीं बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, तब आपको चीज़ें आप गौर करके बनाएंगे तो फिर चीज़ें याद भी रहेगी। इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन आपको बनाना है, इजीली उसी तरह से याद होगी चीज़ें, अदरवाइज़ फिर आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तालीमी अहमियत, इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ये उल्टा आ गया लिखने में। फर्स्ट है देखिए, तस्वीर बनाना, तस्वीर में रंग भरना, मिट्टी की चीज़ें बनाना, दिवाली में कार्डबोर्ड और मिट्टी के किले बनाना, रंगोली सजाना और मुख्तलिफ लिबास बनाना, ऐसे कामों से तलबा के तख़य्युलात को वसअत मिलती है। इसे ऐसे मौके मौलिम को फ़राहम करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मौलिम के लिए एक बात है कि मौलिम को क्या करना चाहिए, तो मौलिम को ये करना चाहिए कि तस्वीर बनाने से, रंग भरने से, मिट्टी की चीज़ें बनाने से, दिवाली के कार्डबोर्ड जो भी रहते हैं, टीचर्स डे के कार्डबोर्ड, और जो हमारा रहता है रमज़ान का कार्ड, तो मिट्टी के किले बनाना, रंगोली सजाना और लिबास बनाना, तो ये ऐसे जो काम रहते हैं, अमली काम या फिर जो
क्राफ्ट के काम रहेंगे। तो ये ऐसे कामों से जो तख़य्युलात रहते हैं, इमेजिनेशन की वसअत मिलती बढ़ती है, यानी कि माइंड वसी होता है। तो ऐसे मौके तलबा को हमें क्लास में फ़राहम करनी चाहिए, या फिर होमवर्क भी दे सकते हैं एज अ टीचर। तो मौलिम को ये चीज़ें करनी चाहिए। सेकंड, गुफ्तगू, बातचीत यानी ज़बान, किरदार, एक्टिंग और दीगर फ़नून के ज़रिए तलबा के तख़य्युलात को फ़रोग़ देना चाहिए। खेलों के ज़रिए भी तख़य्युलात को वसअत मिलती है। अब जो सोच है, थिंकिंग है, जो तख़य्युलात है, जो इमेजिनेशन है, तो इसको किस तरह से और भी चीज़ों के ज़रिए हम कर सकते हैं, वसी कर सकते हैं। तो देखिए, गुफ्तगू, बातचीत यानी कि हम यहाँ पर क्लासरूम में ग्रुप बनाकर बच्चों को डिस्कस करने के लिए कहेंगे, कोई टॉपिक को देकर, तो वहाँ बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर ज़बान, उनकी लैंग्वेज जो रहेगी उसमें भी निखार आएगा कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। उसकी जो बोली में कुछ गलतियाँ होंगी तो एक दूसरे की मदद से वो सीख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, जो टॉपिक से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, किसी एक के पास कुछ नॉलेज है तो किसी दूसरे के पास कुछ नॉलेज है, तो सबकी मिलकर कुछ नया क्रिएट हो जाएगा चीज़ें वहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और एक्टिंग और दीगर फ़नून, जो भी एक्टिंग रहेगी और दीगर फ़नून के ज़रिए तख़य्युलात को फ़रोग़ दिया जाता है। जो भी इमेजिनेशन है उसको बढ़ावा, फ़रोग़ के मीनिंग क्या है यहाँ पर, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। और खेलों के ज़रिए भी तख़य्युलात को वसअत मिलती है। खेल के ज़रिए भी देखिए, उसीलिए तो 1 घंटा कभी बच्चे बोर हो जाते हैं तो हफ्ते में 1 पीरियड रहता है, वहाँ पर बच्चों को खेल खिलाया जाता है, या फिर दिन में से 1 घंटा रहता है, वहाँ पर भी बच्चों को खेल खिलाया जाता है। तो इससे बच्चों की तख़य्युलात वसअत होती है। बस तो ये इसके मीनिंग क्या है, यानी कि वसी होना, उनके जो महदूद नहीं रहेंगे, बच्चे ज़्यादा पैमाने पर सोच पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, तो दायरा बड़ा होगा, लिमिटेड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है, देखिए, मौसीकी, सजावट, नुमाइश, कपड़ों और कागज़ों पर डिज़ाइन बनाना और बैतबाजी और क़िस्सा गोई वगैरह से भी तलबा के तख़य्युलात को वसअत मिलती है। ऐसे मौके तलबा को फ़राहम किए जाने चाहिए। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, मौसीकी, जो भी नात नज़्म रहेंगे वो चीज़ें, या मौसीकी, सजावट, नुमाइश। सजावट भी तरह तरह की होती है, रिपब्लिक डे के टाइम पर या फिर इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर भी सजावट स्कूलों में आमतौर पर कराई जाती है। उस तरह से अब नुमाइश में क्या आ जाएगा कि कोई मैथ्स के एग्जीबिशन लगाकर, साइंस के एग्जीबिशन लगाकर वहाँ पर नुमाइश बनाई जाती है, और कपड़ों और कागज़ों के डिज़ाइन बनाकर क्राफ्ट में आ जाएगी ये चीज़ें। तो इस तरह से, और जब वहाँ पर रिपब्लिक डे के टाइम पे खेल खिलाए जाते हैं तो शेर व शायरी, बैतबाजी उसे कहेंगे, तो वहाँ पर शेर व शायरी का प्रोग्राम लिया जाता है, कंपटीशन लिया जाता है। उस तरह से यह किस्सा गोई, कहानियाँ जो कहते हैं, और वो भी कहानी किस तरह से होना है, मीनिंगफुल रहना वगैरह, से भी तलबा के तख़य्युलात को वसअत मिलती है। तो इससे भी तलबा की जो इमेजिनेशन है, तख़य्युल है, उससे बढ़ता है। ऐसे मौके किसको, तलबा को किसने, उस्ताद ने, टीचर ने फ़राहम कराने चाहिए। नेक्स्ट, गौर व फिक्र, सोचना देखेंगे हम। थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंसान गौर व फिक्र यानी सोचने से बड़े मसले का हल निकाल लेता है। सोचना काफ़ी पेचीदा अमल है। इसमें एहसास, इदराक, तख़य्युल, शबिहा और याददाश्त वगैरह शामिल होते हैं। अब देखिए, जो सोचना है, तो सोचना 2 तरह का होता है, निगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो ये जो थिंकिंग है, हर किसी में पॉजिटिव निगेटिव होती है, लेकिन ये थिंकिंग है, इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि निगेटिव चीज़ों में चला जाए तो फिर वो चीज़ बेमायने है, वो तो गलत वे में चली जाएगी। निगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना है किसी भी चीज़ को लेकर, पॉजिटिव में जाना है। तो अब थिंकिंग से, यानी कि सोचने से, ज़्यादा सोचने से भी बीमारियां होती है, तो वो निगेटिव में आ जाएगी चीज़ें। अब गौर व फिक्र करना, सोचना, ये रिलेट करेगा, इसे समझना रहेगा आपको। दोनों को मिलाना नहीं है, अलग अलग रखना है। तो जो थिंकिंग है, तो इससे यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सडनली उस पर कोई भी एक्शन लेना सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो पहले चीज़ों को, सिचुएशन को समझना रहेगा। सिचुएशन समझ में आने के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठंडे दिमाग से उसको सोचना है, फिर चीज़ों को तरतीब देकर हल निकालेंगे। तो ये किस में हेल्प कर रहा है, सोचना, थिंकिंग,
हमारे मसले के हल में। तो इसीलिए यहाँ पर है कि बड़े से बड़े मसले का हल निकल जाता है किससे? थिंकिंग से। नेक्स्ट, सोचना काफ़ी पेचीदा अमल है, और ये भी पेचीदा अमल है क्योंकि सिचुएशन आपके सामने बड़ी हो जाए तब आप अलग अलग वे से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा सोचना है, और इसमें एहसास, इदराक, तख़य्युल। अब ये जो है हमने देखा था सेंसेशन, परसेप्शन, तख़य्युल, शबीहा, याददाश्त, मेमोरी वगैरह शामिल होते हैं इसमें। किसमें? सोचने में, थिंकिंग में। क्योंकि यहाँ से ही चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये भी चीज़ें आ ही जाएगी अंदर। नेक्स्ट, गौर फिक्र का अमल शुरू होने से कबल इंसान के सामने कोई मसला होना चाहिए। अब जहाँ पर हम सोच रहे हैं, सोचना या फिर गौर फिक्र करना, ये देखिए, तो इसका अमल शुरू होने से पहले, सोचना शुरू करने से पहले या गौर फिक्र करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमारे पास, इंसान के पास क्या रहना चाहिए? प्रॉब्लम रहनी चाहिए, मसला। कोई तो मसला रहेगा तभी तो उस चीज़ पर आप सोच पाएंगे, गौर व फिक्र कर पाएंगे। कोई चीज़ है ही नहीं तो किस पर कर पाएंगे? कोई चीज़ रहना, कोई भी चीज़ रहना ये ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन है, किसने दी हुई है? रूस ने दी हुई है। क्या कहा है इन्होंने? सोचना दिमागी अमल का इदराकी पहलू है। किसका है? दिमागी अमल का इदराकी पहलू है। ये अमल की बातों से मुताल्लिक़ जिस्मानी अमल है। अब देखिए, यहाँ पर समझाने वाली चीज़ है नहीं, आपको इसे रटना रहेगा, याद करने वाली चीज़ें। अब रटना तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर, थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन द कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो किसने दिया है? ये रूस ने दिया है। यहाँ पर देखिए, सोचना यानी अलामती बर्ताव पर सोचने के अमल में, सोचना यानी अलामती जो भी है उस पर सोचने के अमल में क्या क्या है? देखिए बातें यहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पहला जूस या है मसला होना। देखिए, सोचने के लिए सबसे पहले लाजमी है, फर्स्ट पॉइंट है कि मसला होना, कोई भी प्रॉब्लम होना, कोई भी सिचुएशन होना, तभी हम कोई भी चीज़ को लेकर सोच पाएंगे, गौर पर कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड है, देखिए, फिर मसले के हल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब उस प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम है, मसला है कोई, तो उसको हल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। नेक्स्ट, थर्ड है, देखिए, इसके लिए साबिक़ा तजुर्बात की मदद लेनी पड़ती है। अब कोई चीज़ नई सोचेंगे क्या आप, तो नई भी सोचने के लिए, इसके लिए आपको क्या? प्रीवियस एक्सपीरियंस की मदद लेनी पड़ती है। यानी कोई सिचुएशन आ गई आपके पास, ज़्यादा वर्क है, तो आपने उसको शॉर्टकट में किस तरह किया, पिछले ईयर में किस तरह किया, तो उसकी हेल्प लेंगे आप। साबिक़ा जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है आपका, तो उसकी मदद लेंगे। तो आपने कहाँ कहाँ से मटेरियल जो भी है कलेक्ट किया था अब आगे की स्टडी के लिए, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती है, इसीलिए सेकंड थर्ड पॉइंट है। और देखिए आगे, किसी हल पर आखिरकार शख्स पहुंचता है, उसके बाद क्या होगा? फिर वो हल पर पहुंचेगा, उसके सल्यूशन पर पहुंचेगा। पहला तो मसला होना, प्रॉब्लम होना, सेकंड उसको हल करने की कोशिश करेंगे, थर्ड उससे हम क्या करेंगे? प्रीवियस चीज़ों की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, और उसके बाद आखिरकार क्या होगा? फिर शख्स कोई भी हल तक पहुंचेगा। और आगे है, यानी सोचने के अमल में मसला, कोशिश, साबिक़ा तजुर्बात, एहसास और अमल शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मसला, कोशिश, साबिक़ा तजुर्बात और एहसास और अमल, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सोचने की किस्में दी हुई है, इसे वन बाय वन देखेंगे। काइंड्स ऑफ थिंकिंग, सोचने की किस्में, सोच 4 किस्म की होती है। अब देखिए यहाँ पर सोच की भी किस्म बताई हुई है। कितने किस्म की है सोच? हमारी 4 किस्म की है। पहला है इदराक की फिक्र, परसेप्चुअल थिंकिंग, इदराक की फिक्र देखेंगे। कपड़ा ख़रीदते वक्त इसका रंग, मियार वगैरह के मुतालिक ख़यालात हमारे जहन में आते हैं। नेहरू जी की तस्वीर देखकर इनकी पोशाक, इनके किरदार पर हम गौर करते हैं। इन मिसालों से ये वाज़ेह हो जाता है कि ख़ारिजी मुहर्रिक, कपड़ा या तस्वीर का हिस्सी आज़ा पर असर होता है, और मुहर्रिक का इल्म होता है और इदराक होता है, और इदराक पर मुनहसिर इस तरह के गौर व फिक्र करने के अमल को इदराकी गौर व फिक्र,
परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कपड़ा खरीद, अब आपको इदराक परसेप्शन है वो क्लियर था पिछले के, जो सोच रहेगी, सॉरी, जो एहसास है, जो सेंसेशन है, उसका मीनिंगफुल सेंसेशन क्या था, हमारा इदराक था। हमने मोटर गाड़ी की एग्जाम्पल दी थी कि गाड़ी की आवाज़ में आपने स्कूटी की आवाज़ पहचान ली तो आपका परसेप्शन बन गया, इदराक बन गया। तो इसी तरह से जब आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसके रंग की चीज़ें आपके जहन में आती है उस टाइम पर, और उसके मुतालिक आपके जहन में क्या होते हैं, ख़यालात आते हैं। और उसी तरह आपने नेहरू जी का नाम सुना, सिर्फ नाम सुनने से उनका तसव्वुर देख कर, अब उनकी तस्वीर देखकर भी, या फिर आपने नाम सुना, आपको पता है पहले, तो आप चीज़ों को जहन में ला सकते हैं कि हाँ नेहरू जी किस टाइप के दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उसका जो नेहरू जी की तस्वीर देखकर इनकी पोशाक, इनके किरदार पर हम गौर करते हैं। अब उनकी हमारे सामने तस्वीर रहेगी तो हम उनके पोशाक पर गौर करेंगे कि वो किस टाइप से पहनते हैं, कौन सा लिबास पहनते हैं और कैसा लिबास पहनते हैं, इस पर भी हम गौर करते हैं। और ये वाज़ेह हो रहा है यहाँ पर कि खारिजी मोहर्रिक, कपड़ा या तस्वीर का हिस्से आज़ा पर असर पड़ता है। जो भी है, कपड़े की एग्जाम्पल ली है हमने अभी इसका, या फिर नेहरू जी की तस्वीर का, तो इसका असर कहाँ पर पड़ेगा, हिस्सी आज़ा पर पड़ेगा। हिस्सी आज़ा से ही हम देख रहे हैं, हम आँख से ही चीज़ों को देख रहे हैं, कपड़े को छू कर भी देखते हैं, नरम है, खुरदुरा है, मुलायम है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही है, हिस्सी आज़ा से हो रही है। मुहर्रिक का इल्म होता है हमें और इदराक होता है, फिर वहाँ से हमारा परसेप्शन होगा। तो इदराक पर मुनहसिर, अब ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, कहाँ से हम समझ पा रहे हैं, कहाँ से गौर व फिक्र कर रहे हैं हम, ये चीज़ें इदराक में जा रही है, परसेप्शन में जा रही है चीज़ें। तो इस तरह के गौर व फिक्र को करने के अमल को हम क्या कहते हैं, इदराकी गौर व फिक्र, परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। क्योंकि इदराक से रिलेटेड है तब वो फिक्र किस में आ जाएगी। अब फिक्र करना इदराक से रिलेटेड है तो डायरेक्टली आप क्या कहेंगे, इदराक की फिक्र, परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट, सोचने के अमल में तस्वुर कॉन्सेप्ट का बड़ा काम होता है। तस्वीर नहीं आएगी यहाँ पर, तसव्वुर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड है, उसके बाद पहला इदराकी हो गया, तसव्वुरी गौर व फिक्र, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। देखिए यहाँ पर इस गौर व फिक्र का ताल्लुक पहले से गौर व फिक्र किए हुए ख्यालात से होता है। अब ये जो है गौर व फिक्र, इसमें जो तसव्वुर है, तो तसव्वुर हमारा कैसा होता है, पहले से ही चीज़ें हो गई तभी तसव्वुर होता है कोई भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ताल्लुक इसका कैसा रहेगा, पहले से गौर व फिक्र किए हुए ख्यालात से रहेगा। तसव्वुर कब बनेगा, पहले चीज़ें हो चुकी है तभी उसका तसव्वुर बनेगा ना। तो हम आमतौर पर कहते हैं हाँ वो चीज़ों को तसव्वुर में लाइए, ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो ये फिर किस में आ गया, ये चीज़ें पहले से मौजूद गौर व फिक्र किए हुए ख़यालात होते हैं इसमें, जिसकी मदद से मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले पर पहुंचा जाता है। यानी कि इसकी मदद से, इसकी हेल्प से मुस्तकबिल के लिए जो फ़ैसले लेते हैं हम, जो डिसीजन लेते हैं, तो उस पर हम पहुंच सकते हैं प्रीवियस चीज़ों की हेल्प से ही करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसकी मिसाल है। मिसाल के लिए, एक बार दोस्त से मिलकर नाम पता मालूम करके आइंदा मिलने पर इससे मिलते ही तसव्वुर में सब बातें आ जाती है। अब किसी से आप फर्स्ट टाइम मिले, कोई लेक्चर अटेंड, यानी कि जब आपका कॉलेज का फर्स्ट डे था, तब वहाँ पर आपके बाजू में कोई नई लड़की बैठी हुई थी। तब आपने उसे, जो भी लड़का लड़की है वो बैठी हुई थी, तो वहाँ पर उससे आपने नाम पूछा और पता पूछा और उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट डे उसके बजाय कोई और लड़की आपके साइड में बैठी और उसने बोला वो लड़की जो कल आपके बाजू में बैठी थी, या फिर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये काम किया है। तो आपको वो बच्ची के सिर्फ एक चीज़ लेकर उसने सिर्फ उसका नाम बताया, तब उसकी जो चीज़ें रहेगी आपके जहन में आ जाएगी, तसव्वुर, सारी बातें, सब बातें आपके सामने आ जाएगी। तो इसे ही तसव्वुर कहते हैं कि पहले चीज़ें हो गई थी
और किसी ने थोड़ी सी हिंट देने के बाद उसकी पूरी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस तरह उसकी शक्ल भी आ जाएगी, उसके नाम के साथ साथ आपने उससे मिला है तो उसकी शक्ल भी सामने आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी। इस तरह के गौर व फिक्र को यूं भी कह सकते हैं, आसमान कहने पर हमारी तस्वुर में नीलापन, वसत और अजमत का एहसास होता है। जिस तरह के एहसास को हम तस्वुर कहते हैं। अब देखिए, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन आपने नाम सुना आसमान, तो सडनली आपके जहन में आया होगा नीलापन उसका, आसमान का किस तरह से होता है। तो उसका जो एहसास है हमारे अंदर, तस्वुर में सारी चीज़ें आ गई है। तो इस तरह से जो गौर व फिक्र रहेगा तो वो किस में आएगा, तस्वुरी गौर व फिक्र, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट, तस्वुर मुंदरजल नुकात से तैयार होता है। अब कौन कौन से नुकात है वो देखिए। पहला है अशिया या जानदार का इल्म होना, इसके लिए कोई भी चीज़ का हमें क्या होना, नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, खूबियों और खुसूसियात को ध्यान में रखना। अब जो भी क्वालिटी रहेगी, खूबियाँ खुसूसियात रहेंगे उसके, उसको जहन में रखना रहेगा। थर्ड है लफ्ज़ों के लिए तस्वुर की तरतीब देना। अब जो लफ्ज़ रहेंगे उसके लिए तस्वुर की तरतीब भी देना रहेगा। रैंडमली चीज़ें रहेगी, किसी चीज़ को करना है आपको तो गौर व फिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर तो तस्वुर को तरतीब देना रहेगा। फोर्थ है ख्याल को तश्कील देना। अब जो भी हमारा ख्याल रहेगा उसको भी तश्कील देना रहेगा। अब प्रॉब्लम के हल करना है हमें, तो उस टाइम पर ये चीज़ें काम में आएंगी। नेक्स्ट, तख्लीकी गौर व फिक्र देखेंगे। इमेजिनेशन थिंकिंग, इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए। जब गौर करने का ताल्लुक साबिक़ा तजुर्बात पर मुनहसर मुस्तक़बिल से होता है। जब भी गौर फिक्र, जो भी गौर करना है तो ताल्लुक़ इसका कहाँ से, साबिक़ा तजुर्बात पर ही मुनहसर है, मुस्तक़बिल से होता है। पहले की चीज़ें मिलकर ही आगे की चीज़ें आएगी। तलबा 26 जनवरी को स्कूल जाते वक्त सोचते हैं कि स्कूल में मिठाई तकसीम की जाएगी। देखिए एग्जाम्पल दी हुई है, कितनी अच्छी अच्छी दी हुई है कि जब पहली मर्तबा आप फर्स्ट क्लास में थे तब आपको मिठाई मिली थी 26 जनवरी को। तब नेक्स्ट ईयर जब आप सेकेंड क्लास में चले जाएं तब वहाँ पर क्या होता है, जब आप जाते हैं स्कूल में तब वहाँ पर आपके जहन में आता है कि पिछले ईयर आपको क्या मिला था, मिठाई मिली थी, जो भी बूंदी मिली हो, बिस्किट मिला हो, तो उस टाइप में आपके जहन में आएगी चीज़ें कि अभी भी मुझे ये चीज़ें मिल सकती है इस टाइम भी। तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, इमेजिनेशन, तख्लीकी गौर व फिक्र में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट, मुंतकी गौर व फिक्र, लॉजिकल थिंकिंग, ये सबसे आला दर्जे की गौर व फिक्र है। इसका ताल्लुक किसी शक्ल के हल से होता है। जॉन डेवी ने इसको अक्सी गौर व फिक्र, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का नाम दिया है। अब देखिए, ये जो मुंतकी गौर व फिक्र है ये कौन से लेवल की है, हाई लेवल की है, आला दर्जे की है। तो इसका ताल्लुक किसी मुश्किल हल, यानी कि जब जो भी प्रॉब्लम है वो कठिन रहेगी, डिफ़िकल्ट रहेगी, जो भी आपकी सिचुएशन है तो वो इजी नहीं है, इजी तो नहीं कहेंगे उसे, जो भी प्रॉब्लम है उसका मसले का हल आसानी से हल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर ये जो मुंतक़ी गौर व फिक्र है, लॉजिकल थिंकिंग काम करती है। देखिए यहाँ पर जॉन डेवी, अब ये इन्होंने क्या कहा है, इसको अक्सी गौर व फिक्र, ये भी बात जहन में रखना है। मुंतक़ी गौर व फिक्र को जॉन डेवी ने अक्सी गौर व फिक्र, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का नाम दिया है। अब तसव्वुर की तालीमी अहमियत देखेंगे। यहाँ पर गौर व फिक्र के अमल का अहम जुज़ तसव्वुर है। देखिए, जो भी हम गौर व फिक्र करते हैं उस अमल का अहम जुज़ क्या है, तसव्वुर है। गौर कब करते हैं, कोई चीज़ सामने है तो हमारी पहली चीज़ों को ही लेकर करेंगे। हम सामने कोई टैब देखा फर्स्ट टाइम आपने, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आपके जहन में क्या चीज़ आएगी, फ़ोन आएगी। फ़ोन की भी इस तरह से स्क्रीन होती है, ये सिर्फ फ़ोन से बड़ा है, इस तरह से चीज़ें तसव्वुर में आएगी। तो इसके लिए अहम जुज़ तसव्वुर है गौर व फिक्र के लिए। सेकंड, तसव्वुर की तरतीब वाज़े तौर पर होना ज़रूरी है। अब इसकी जो तरतीब रहेगी वाज़े रहना है, क्लियर कट रहना है। थर्ड, तलबा को मवाज़ना, तजुर्बा, मनसूबाबंदी का मौक़े देना चाहिए। अब तलबा को एनालिसिस करने देना चाहिए, एक्सपीरियंस और उनके जो मनसूबा प्लानिंग का मौका देना चाहिए। जहाँ पर आप गौर व फिक्र कर रहे हैं तब वहाँ पर तलबा को
उनको खुद से करना चाहिए। तलबा को कहना चाहिए कि आप एनालिसिस कीजिए चीज़ों का, तजुर्बे आपका बताइए और प्लानिंग कीजिए कि चीज़ों को कैसे करना है। और थर्ड है देखिए इसका, फोर्थ है तरीक़े तदरीस तसव्वुर की तालीम में मददगार होती है। जो टीचिंग मेथड है आपका वो उस तसव्वुर की तामीर में मददगार साबित होती है। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल रहेगी। कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो, क्वेश्चन आया है, तब उसकी एग्जाम्पल पढ़ते टाइम आपने क्या पढ़ा था वो क्लिक कर जाती है। तो इसी तरह तरीक़े तदरीस जो भी मेथड है पढ़ाने का, तो तसव्वुर की तामीर में जो भी आप तसव्वुर जब करेंगे चीज़ों का, तो उसकी जब तामीर करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं आप, तो वहाँ पर हेल्प करती है चीज़ें। आगे है, इसलिए तदरीसी तरीक़े और फार्मूला का इस्तेमाल होना चाहिए। इसीलिए क्या, अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, तब वहाँ पर नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं, तब वो आप जो चीज़ें कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, मैथ का है कोई, तो आप पहले क्या करेंगे, पिछले आपने टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ किया था, उस हिसाब से कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, तो बच्चे उसकी हेल्प लेंगे इसमें, तो वो हेल्प करेगी चीज़ें। और इसीलिए तदरीसी तरीक़े के फार्मूला का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि आप जो भी टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर तदरीसी फॉर्मूले अलग अलग तरह के हैं। तो अब आगे भी है, चैप्टर भी है उस पर आपको, ये टीचिंग मेथड, टीचिंग मॉडल को लेकर, तो उस पर आपको उस तरीक़े से बच्चों को समझाना रहेगा, तो इससे बच्चों को मदद मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है देखिए, तसव्वुर बहुत और वाज़े तौर से इसलिए इसके लिए बेहतर हो, यहाँ पर बेहतर आएगा, तसव्वुर बेहतर और वाज़े तौर से हो, इसके लिए मौलिम को मुस्तैद और बेदार होना चाहिए। मौलिम को किस तरह बेदार होना चाहिए, उसको लेकर, किसको लेकर, तसव्वुर वाज़े होना चाहिए बच्चों का। तो जो भी पॉइंट रहेगा टीचर समझा रहा है, तब वहाँ पर बच्चों से पूछना चाहिए, यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है क्या आपको, तो बच्चे कहेंगे जी मैम यहाँ पर है प्रॉब्लम, तब वहाँ पर बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो टीचर को क्या करनी चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए। तो इसके लिए मौलिम को बेदार रहना चाहिए कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे किस वे में जा रहे हैं, बच्चे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चूँकि तसव्वुर गौर व फिक्र की बुनियाद है, इसीलिए यहाँ पर देखिए कि तसव्वुर गौर व फिक्र की बुनियाद है। कॉन्सेप्ट ही सही नहीं बैठेगा बच्चों के माइंड में, ब्रेन में, तब वो क्या ही कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा उनसे चीज़ें। तो यहाँ पर मौलिम को बेदार रहना चाहिए चीज़ों को लेकर। 6 पॉइंट है देखिए, तसव्वुर अगर पुख्ता ना तैयार हो तो गौर व फिक्र के अमल में रुकावट होती है। अब जो तसव्वुर है पुख्ता ना रहेगा और ना ही तैयार रहेगा, तो गौर व फिक्र में वही बात है अभी जो समझाया है कि चीज़ें अच्छे से नहीं होगी, तो तसव्वुर नहीं होगा, तो जो गौर व फिक्र है वहाँ पर रुकावटें होगी। आगे देखिए इस्तेदलाल देखेंगे, आर्ग्यूमेंट और मफरूज़ा, हाइपोथेसिस गौर व फिक्र के अमल में बहुत अहम अज्जा है। अब क्या है देखिए, दलील देने की 2 किस्में देखेंगे। एक सेकंड, पीडीएफ आगे पीछे हुई है क्या, सही है चीज़ें, बढ़ते आगे देखिए, चेक हो गया है। अब देखिए यहाँ पर दलील देने की 2 किस्में हैं। पहला है इस्तक़रारी दलील, इंडक्टिव रीजनिंग, और सेकंड है इस्तक़राजी दलील, डिडक्टिव रीजनिंग। अब 1 बाय 1 डिटेल में है इसके बारे में। देखिए इस्तक़रारी दलील, इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, इसमें फ़र्द अपने तजुर्बों या अपने ज़रिए जमा किए गए हक़ाइक़ पर फ़ैसला करता है। यहाँ पर जो तलबा है, फ़र्द है, वो क्या करता है, तजुर्बों या अपने ज़रिए जमा किए गए हक़ाइक़ पर फ़ैसला करता है। इस तरीक़े में तलाश और तहक़ीक़ का इस्तेमाल करता है। देखिए यहाँ पर जो फ़र्द है, तो इस दलील में क्या करेगा, वो खुद के क्या करेगा, जमा किए हुए हक़ाइक़ पर फ़ैसला करता है। यानी कि उसके जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उस बेस पर वो फ़ैसला, डिसीजन लेगा। इस तरीक़े में तलाश, रिसर्च और तहक़ीक़ का इस्तेमाल होता है। ये हो गया इस्तक़रारी दलील। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को समझना रहेगा, दोनों में कन्फ्यूजन होती है। सेकंड इस्तक़राजी दलील, डिडक्टिव रीजनिंग, इस दलील में फ़र्द दूसरों के तजुर्बों, यकीनों पर उसूलों का इस्तेमाल करके हक़ाइक़ की जांच करता है। वो इस तरीक़े में अमल और
क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड है इस्तखराजी दलील, तो इसमें वो क्या करेगा, खुद के लेगा क्या, नहीं, यहाँ पर दूसरों के लेगा। तजुर्बात और यकीनों पर जो भी उनका कहना रहेगा दूसरों का, वो बातों को लेकर या उसूलों को लेकर उसका इस्तेमाल करेगा, हक़ाइक़ की जांच करता है। यहाँ पर इस तरीक़े में अमल और क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है वो। तो यहाँ पर आपको इस्तखराजी में यानी कि ख़ाफ है, कुछ तो लॉजिक लगाकर आपको चीज़ों को याद रखना रहेगा कि यहाँ पर खुद के क्या हो रहा है, यहाँ पर खुद के लिए ले रहा है वो, और यहाँ पर दूसरों के ले रहा है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाइए और चीज़ों को याद रखिए। नेक्स्ट तालीमी अहमियत देखेंगे इसके बारे में। मौलिम तलबा को सिर्फ मालूमात ना देकर इन्हें दलील देने की सलाहियत को फ़रोग़ देना चाहिए और गौर व फिक्र के लिए इनको आमादा करना चाहिए। यहाँ पर जो टीचर है उन्हें ना सिर्फ तलबा को नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना, मालूमात देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मालूमात के साथ साथ इन्हें दलील देने की सलाहियत को फ़रोग़, यानी कि जो दलील रहेगी तलबा को उसकी आदत डालनी चाहिए दलील देने की। तो उनके अंदर वो जो सलाहियत एबिलिटी है तो उसको टीचर को फ़रोग़ देना चाहिए। और गौर व फिक्र के लिए कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ रहा तो हर चीज़ टीचर को खुद से बता देना नहीं चाहिए। तलबा को कुछ होमवर्क में देकर या फिर किस क्लास वर्क में देकर बच्चों को कहना चाहिए कि इस पर गौर कीजिए और इसका रिज़ल्ट खुद से निकालिए, सिर्फ आप हेल्प कीजिए। तलबा को अपने ख़यालात पेश करने का मौका फ़राहम करना चाहिए। यहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं क्लासरूम में, तो आपको तलबा को, स्टूडेंट्स को एक मौका देना चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ा रहे हैं कि आप भी ख़यालात पेश कीजिए इस बारे में, जो भी टॉपिक रहेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे इन्वॉल्व होंगे आपकी टीचिंग में, बोरियत महसूस नहीं होंगे, डिसिप्लिन कायम रहेगा, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इससे बच्चे भी एजुकेशन की तरफ राग़िब होते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो ख़यालात पेश करने के मौके बच्चों को क्या करना है, फ़राहम करना है। और नेक्स्ट है देखिए थर्ड पॉइंट, क्यों कैसे ये सवाल पैदा होने के गौर व फिक्र का अमल तेज़ होता है। और यहाँ पर क्यों कैसे ये सवालात पैदा होंगे तो वहाँ से गौर व फिक्र का अमल तेज़ होता है। क्यों पूछेंगे तभी चीज़ें गौर व फिक्र में जाएगी, कैसे हुआ तभी, ये जो होता है इस तरह के क्वेश्चन से ही चीज़ें गौर व फिक्र में जाती है। तलबा को सवालात का हल तलाश करने के लिए राग़िब करना चाहिए और इसका हल किस तरह से निकाले, तलबा को खुद से करने की लिए मौका देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए ये चीज़ क्यों है, कैसे है, इसका हल तलाश कीजिए। तहरीक देनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेटेड करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए, तो बच्चे कर पाएंगे चीज़ों को। और आपको साथ में गाइडेंस भी करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है देखिए, जज्बातियत और बेजा मुखालिफत के रुझान को तर्क करने के तालीम तलबा को देनी चाहिए। याद माजी यानी यादाश्त, स्टाउट याददाश्त यानी नया तजुर्बा रास्त। अब देखिए जो जज्बात है, बेजा मुखालिफत है, इसके रुझान को, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका, उन चीज़ों को तर्क करने की तालीम ने तलबा को अहमियत देनी चाहिए। जो चीज़ें यूज़ में नहीं है, बेजा है, जो ज़रूरत की नहीं है, तो उन चीज़ों को तर्क कीजिएगा। तो ऐसा बच्चों को कहना चाहिए एज अ टीचर और उसकी आदत डालनी चाहिए। याद माजी यानी याददाश्त, स्टाउट यानी याददाश्त यानी नया तजुर्बा रास्त। अब देखिए हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं होता है और वो बेजा होती है, जिसको लेकर हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को तर्क करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मौलिम का काम है कि तलबा को गौर व फिक्र की सिमत मुतय्यन करे और मुस्बत गौर व फिक्र की आदत डाले। पता नहीं आज क्यों इतना ठसका लग रहा है। देखिए चलिए आगे। नेक्स्ट, मौलिम का काम है कि तलबा की गौर व फिक्र की सिमत। अब यहाँ पर मौलिम को क्या करना है, तलबा की जो गौर व फिक्र की सिमत है, डायरेक्शन को की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए, साथ में पॉजिटिव चीज़ों को की तरफ राग़िब करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें जब तक बच्चे पॉजिटिव सोचेंगे चीज़ों को, तभी वो चीज़ें होगी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिव में लेकर चलिए, सारी चीज़ें इजीली हो जाएगी। नेगेटिव में नहीं सोचना है, वो आगे की बातें होती है। अभी से डिमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए, चीज़ों को 100% देना चाहिए। अपने से जितना होता है वो सारी कोशिश, पूरे सारे एफर्ट देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आदत डालनी चाहिए
किसको? मौलिम को, तलबा के लिए, तलबा को आदत डालनी चाहिए। नेक्स्ट, मौलिम को अपने ख़यालात तलबा पर लादना नहीं चाहिए, इन्हें अपने ख़यालात और दलाइल के ज़रिए हम ख़याल बनाना चाहिए। अब मौलिम को अपने ख़यालात, ये मेरी थिंकिंग है, आपको इस तरह से ही चलना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यही समझना है, ऐसा ही होता है, इस तरह से दलाइल, इस तरह से तलबा पर टीचर को लादना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ को लेकर। तो इन्हें क्या करना है, बच्चों से, अब कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो पहले ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि देखिए ये ऐसा है तो ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए ये चीज़ ऐसी है तो ये सही है क्या बेटा? तो बच्चे कहेंगे, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व होगी, तो ऐसा इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों को, उनके ख़यालात और उनके दलाइल की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके ख़याल और दलाइल के ज़रिए हम ख़याल बनाना चाहिए उन्हें। फिर वो भी अपनी राय देना शुरू करेंगे, बच्चे दूर दूर नहीं रहेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। 7 पॉइंट है, देखिए, तलबा को तजुर्बात के मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़यालात पेश करने का मौका देना चाहिए। अब बच्चों को जो वहाँ पर वही बात बार बार कही जा रही है, देखिए, तजुर्बे फ़राहम करना चाहिए, मौक़े फ़राहम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ख़यालात को पेश करना चाहिए, मौक़े देना चाहिए, वही बात है, रिपीट में आ रही है। नेक्स्ट, तसव्वुर की तरतीब के लिए तालीमी ग्रोह का इस्तेमाल, जैसे मालूम से नामालूम, आम से ख़ास, आसान से मुश्किल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आगे चीज़ें आने वाली है, कौन सी, कि आपको टीचिंग मेथड किस तरह से यूज़ करना है, टीचिंग गुरु कौन कौन से है, तो ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो इसी तरह से जो तसव्वुर रहेगा बच्चों का, उसको क्लियर करने के लिए, तरतीब देने के लिए तालीम के गुरोह का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब टीचिंग ले रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या चीज़ करना है, गुर का इस्तेमाल करना है, तालीमी गुर का, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो हर टॉपिक नया होता है, तो वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को पहले से पता होती है, तो पहले वो चीज़ें आपको बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी है, तो उससे रिलेटेड या फिर डेली लाइफ से जो भी चीज़ें रहेगी उसको रिलेट करते हुए आपको पढ़ाना चाहिए। जो चीज़ मालूम है वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते आपको फिर आपके टॉपिक पर आना चाहिए, वो चीज़ें ना मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से पढ़ाने से बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, चीज़ें बेहतर होगी। नेक्स्ट, आम से ख़ास, यानी अब यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ बतानी है तो पहले उसका पूरा डायग्राम बताना है, शक्ल बतानी है, फिर उसके पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में बताएंगे आप, तो इससे क्या होगा, चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस तरह से करना चाहिए, ये भी एक है। थर्ड, आसान से मुश्किल, पहले जो इजी है वो बताना है, फिर हार्ड की तरफ ले जाना है। पहले ही आप हार्ड चीज़ बता देंगे बच्चों को तो बच्चे कर पाएंगे क्या, पहले ही डर जाएंगे और आगे क्या चीज़ है बोलकर। तो पहले आसान चीज़ें बताना है, फिर डिफ़िकल्टी लेवल पर जाना है, तो ये चीज़ें करनी है तालीम के अंदर। नेक्स्ट है, देखिए, तशबीहात और मिसालें देकर तलबा की गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा करनी चाहिए। बच्चों एग्जाम्पल्स के ज़रिए अपने डेली रूटीन के मिसालें देकर गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा करनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्राइंग, बैतबाजी, किस्सा गोई, बहस व मुबाहिसा, कहानी लिखना, मजमून नवीसी वगैरह के ज़रिए तलबा की गौर व फिक्र सलाहियत को फ़रोग़ देना चाहिए। अब ये सारी बातें किसके लिए है, गौर व फिक्र के लिए है, इसको बढ़ाने के लिए, इस एबिलिटी को फ़रोग़ देने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अभी तक जो 9 पॉइंट देखे हैं, अब ये 10वां है, देखिए, इसमें हमें ड्राइंग करानी चाहिए, लेते हैं कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं, बैतबाजी यहाँ पर रखते हैं, किस्सा गोई का या बहस व मुबाहिसे का, ये सारी चीज़ें, मजमून नवीसी लिखिए, कहानी लिखिए। तो इस तरीके से बच्चों का जो गौर व फिक्र रहता है, सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ती है। तो यहाँ पर फ़रोग़ देने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए एज अ टीचर। नेक्स्ट, तलबा के सामने मसाइल पेश किए जाए और इनसे इन मसाइल का हल दरियाफ्त किया जाए। देखिए, तलबा के सामने हमें क्या करना है, प्रॉब्लम ला के रख देनी चाहिए, मसाइल पेश करना चाहिए और इनसे उनसे कहना चाहिए कि इन मसाइल का हल दरियाफ्त करो, इसका सल्यूशन निकालो, और बाद में फिर उनकी हमें रहनुमाई भी करनी चाहिए। आप घर से करके लाइए, किसी की हेल्प लीजिए, तो इस तरह से कहना चाहिए।
ताकि मसाइल को हल करने की सलाहियत को फ़रोग़ मिल सके। अब टीचर को हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर? बच्चों को मसाइल देना है, सबसे पहले तो मसाइल पेश करना है, फिर उसकी दरियाफ्त करो इसके लिए कहना है, फिर रहनुमाई भी करनी है साथ में, और मसाइल के हल करने की सलाहियत को फ़रोग़ मिल सकता है। किस तरह से? इस तरह से। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? तालीमी अहमियत के लिए थी, और वो गौर व फिक्र के लिए थी। नेक्स्ट, अब हाफिज़ा देखेंगे हम। हाफिज़ा याद, मेमोरी। हाफिज़ा याददाश्त एक पेचीदा जिस्मानी और ज़हनी अमल है। अब जो हाफिज़ा है, याद रखते हैं हम चीज़ों को, हिफ्ज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दूसरा नाम याद करना भी कहते हैं। याददाश्त एक, अब ये कैसा है? पेचीदा और जिस्मानी ज़हनी अमल है। इसमें जिस्मानी और ज़हनी दोनों भी चीज़ें आएगी। देखिए, जहन से ही रिलेट, हमें पता है कि ये चीज़ जहन से, लेकिन दोनों भी चीज़ें आती है इसमें। हाफिज़ा जो है, इसमें याददाश्त एक पेचीदा अमल है। याद करने वाली जो चीज़ है वो इजी नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये जिस्मानी और ज़हनी अमल है। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर ने कहा है कि हाफिज़ा, अब इन्होंने क्या कहा है देखिए, हाफिज़ा आमोजिश की तरह मुताबिकत की बुनियादी सरगर्मी है। मुताबिकत का सबसे अहम जुज़ है साबिक़ा तजुर्बात से फ़ायदा उठाना। ये वाज़ेह है कि हाफिज़े के बग़ैर ये सलाहियत नामुमकिन है। अब जो हाफिज़ा है, जहाँ पर हम आमोजिश करते हैं, तो इसके मुताबिक बुनियादी सरगर्मियाँ देखिए, यानी कि यहाँ पर जब हाफिज़ा कहाँ से होता है, हिफ्ज़ कहाँ से होता है, तो क्या चीज़ करते हैं हम? जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें हमारा हाफिज़ा काम करेगा। तो इसी के साथ साथ जो मुताबिकत होती है, अब हमने मुताबिकत भी देख लिया था पहले, फर्स्ट चैप्टर में था शायद, तो उसके अंदर हमने देखा तो मुताबिकत किसे कहते हैं? जीन पियाजे ने बताया था कि मुताबिकत किसे कहते हैं। जो जो चीज़ें होती हैं पहले, उसके अंदर प्लस करके चीज़ों को समझते हैं हम। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये चीज़ें देखा था आपने। तो इसमें भी ये बुनियादी सरगर्मी है। कौन सी? हाफिज़ा। हाफिज़े के ही ज़रिए हम पुरानी चीज़ें, अब पुरानी चीज़ें हमें याद कहाँ से आ रही है? हाफिज़े से ही आ रही है। तो वो जो हाफिज़ा है, उस चीज़ को ही लेकर हम मुताबिकत कर पाते हैं। तो आमोजिश के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ मुताबिकत की भी बुनियादी सरगर्मी कौन है? हाफिज़ा है। नेक्स्ट, मुताबिकत का सबसे अहम जुज़ है साबिक़ा तजुर्बात से फ़ायदा उठाना। ये वाज़ेह है कि हाफिज़े के बग़ैर ये सलाहियत नामुमकिन है। अब ये देखिए, इसके फ़ायदा कैसा उठाना चाहिए हमें, कि ये जहाँ पर साबिक़ा तजुर्बात होती है, तो इसके ज़रिए हम फ़ायदा उठाते हैं। हाफिज़े में क्या होता है? प्रीवियस चीज़ें स्टोर होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का हमें हेल्प लेना है आगे के लिए। तो आगे के लिए हेल्प लेने के लिए साबिक़ा चीज़ों का, तो कहाँ से लेते हैं हम? हाफिज़े से ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हमारे मेमोरी के अंदर ही चीज़ें हैं, महफूज है, तो वहाँ से ही हम चीज़ों को लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो है, हाफिज़े के बग़ैर हमारी सलाहियत कैसी है? नामुमकिन है, क्योंकि हाफिज़े में चीज़ें स्टोर ही नहीं रहेगी, तब आगे की चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहाँ से लाएंगे? क्लियर है इतना? आगे देखिए, इंसान ज़िंदगी का कोई भी पहलू हाफिज़े से अछूता नहीं है। अब ना सिर्फ ये चीज़ें हैं, बल्कि ज़िंदगी का कोई भी पहलू हमारा हाफिज़े से अछूता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ ले लीजिए, इवन हमारे फैमिली मेम्बर ही ले लीजिए, उनका जो नाम है, उनकी जो शक्ल व सूरत है, हमें याद ही नहीं रहेगी, हमारे हाफिज़े में सेफ ही नहीं रहेगी। तब नेक्स्ट टाइम हम उन्हें देखकर कहेंगे, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तो ऐसा हो जाएगी चीज़ें। तो इसके लिए क्या रहेगा? हाफिज़ा रहना ज़रूरी है। हाफिज़े के बिना ज़िंदगी कैसी है? अछूती है, यानी कि नामुमकिन है। और ये चीज़ किसने दी है? अलेक्जेंडर ने दी है। यहाँ पर है, उर्दू में नहीं आया है, शायद इसमें है, यहाँ से देख लीजिए। इंग्लिश में वही चीज़ बताई है कि मेमोरी लाइक लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट वन ऑफ द, ये सारी चीज़ें वही है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, चीज़ें ज़्यादा है देखने की। हाफिज़ा देखिए, ज़ाती हाफिज़ा, देर पा हाफिज़ा, फौरी हाफिज़ा, सरगर्म हाफिज़ा, रटने वाला हाफिज़ा, आदतों का हाफिज़ा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ पर ज़ाती हाफिज़ा, पर्सनल मेमोरी, इसमें क्या चीज़ रहेगी?
ज़ाती हाफिज़े में हम अपनी माजी के वाक़यात को याद रखते हैं। अब ज़ाती हाफिज़ा पूछा तो उसमें क्या आएगा, हम अपने ख़ुद के माजी के जो पास्ट की चीज़ें हैं, वाक़यात है, तो उसको हम वहाँ पर स्टोर महफूज करके रखते हैं मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट, देरपा हाफिज़ा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी किसे कहेंगे? देरपा हाफिज़े में गुजरे हुए वाक़यात की चंद बातें हम कभी नहीं भूल पाते। अब देखिए, आपके साथ कुछ हादसा हुआ होगा या फिर क्लासरूम के अंदर कुछ चीज़, कोई जानवर आ गया, कभी से छिपकली गिर गई, तो बच्चे किस तरह से शोर मचा देते हैं, या फिर कुछ हादसा हो जाता है तो वो जो चीज़ें होती है, सडनली चीज़ें होती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जो अचानक से कुछ नई हो जाती है, तो वो चीज़ें कैसी होती है, देर पा याद होती है। या फिर कोई चीज़ आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें कोई चीज़ रहा तो वो भी देर पा होती है। या घर में कोई चीज़ नई आ गई, कोई फंक्शन हो गया अचानक से, तो वो चीज़ें भी देर पा होती है। आपको याद आती है कि उस टाइम पर हमने ये चीज़ें की थी, तो वो चीज़ें याद रहती है। तो देर पा हाफिज़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये चीज़ें आ जाएगी, तो ये बातें हम नहीं भूल पाते। नेक्स्ट, अब देखिए, आमतौर पर आप ये भूल जाते हैं कि आपने कल क्या खाया था। बहुत कम को याद रहेगा और आमतौर पर तो भूल जाते हैं। लेकिन वही आपने, कोई फंक्शन था आपके घर में, तो उसमें क्या बनाया था, क्या बना था, तो वो आपको ज़रूर याद रहेगा। तो वो चीज़ें किस में आ गई है? देरपा हाफिज़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। नेक्स्ट, फौरी हाफिज़ा। फौरी हाफिज़े में देखिए, शॉर्ट टर्म इमीडिएट रहेगा इसमें। फौरी हाफिज़ा है, हाफिज़े में याद की हुई बात को हम फ़ौरन सुना देते हैं और जल्द ही फरामोश कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बचपन में आपके साथ हुआ होगा कि कोई चीज़ आपको किसी ने कहा, या फिर कोई फ़ोन नंबर देख लीजिए, किसी ने आपको कहा, आप फ़ौरन उसको दोहरा सकते हैं, मोबाइल नंबर। और नेक्स्ट, थोड़ी देर के बाद आपने, सामने वाले ने आपको बताया नंबर, आपने उसको रिपीट कर लिया, थोड़ी ही देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद ही आप वो चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ कै में आ जाएगी? फौरी हाफिज़े में। और बचपन में भी ऐसे ही होता है, कोई चीज़ कह दिया किसी ने, वो सुनकर फ़ौरन आप उसको दोहरा देते हैं और आप सुना भी देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, 1 घंटे के बाद ही आप वो चीज़ को फ़ौरन भूल जाते हैं। कोई चीज़ आपको किसी ने याद करने के लिए कहा, आपने बिना मीनिंग के उसे रट लिया, रटी हुई चीज़ भी आपको फ़ौरी याद हो ही जाती है, लेकिन वो देर तक याद रहती है क्या? नहीं रहती। ये तो कोई भी चीज़ याद करने वाली रही तो उसको रटना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर, उसको कहीं ना कहीं फिट कर कर चीज़ों को याद करना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। नेक्स्ट, सरगर्म हाफिज़ा, एक्टिव मेमोरी। इसमें देखेंगे किसे कहते हैं? सरगर्म हाफिज़ा जिसमें हमें वाक़यात और तजुर्बात को दोबारा याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ती। अब देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। सरगर्म हाफिज़ा जो एक्टिव मेमोरी है, देखिए, एक्टिव से तो आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसी होगी जहाँ पर चीज़ें अच्छे से हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट दिखाई दे रहा है कि सरगर्म हाफिज़े वाक़यात और तजुर्बा, जो भी आपका वाक़या है, तजुर्बा है, बातें हैं, एक्सपीरियंस है, वो को, उन सारों को दोबारा याद करने के लिए यहाँ पर कोशिश करनी पड़ती है, ईज़िली चीज़ें नहीं आती है। अब ये चीज़ें याद रखनी है, आपको कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि नाम अलग बता रहा है, एक्टिव मेमोरी, सरगर्म हाफिज़ा, लेकिन चीज़ें यहाँ पर जल्द से चीज़ें आ रही है क्या? एक्टिव के तो आ जाना चाहिए था, कि फ़ौरन आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सरगर्म हाफिज़े में आपकी चीज़ें क्या होगी, याद करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा। जैसा आपने कुछ चीज़ों को याद किया, अब ये चीज़ें आपने याद की, लेकिन इसको आपने रिवाइज नहीं किया। यही बात देखिए, नोट कीजिए कि यही बात आपने यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज नहीं किया। पेपर में जाएंगे आप, तब वहाँ पर चीज़ें आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा था और नोट्स में भी थी, लेकिन याद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक्टिव मेमोरी के अंदर चली जा रही है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम करते रहिए, बेस्ट होगा। जितना ज़्यादा रिवाइज रहेगा उतना बेस्ट रहेगा। तो नहीं तो फिर सरगर्म हाफिज़े में जाने के बाद आपको याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। 5th पॉइंट है रटने वाला हाफिज़ा, रूट मेमोराइजिंग। देखिए, इसमें क्या होगा रटने में? रटने वाले हाफिज़े में किसी बात से
बात या मसले को ठीक से सोचे बगैर, समझे बगैर याद रखते हैं हम, जैसे गिनती पहाड़ों को याद करना। अब देखिए यहाँ पर रटने वाला हाफिजे में हम क्या करते हैं, गिनती पहाड़ों को कभी सोच समझ के याद किया है क्या? किसी ने भी नहीं किया है। ना आपने किया है, ना हमने किया है, ना ही जो नई जनरेशन है वो बच्चे करते हैं। उसे सोच समझ कर याद करते हैं क्या? नहीं, बस रटते ही जाते हैं उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ है रटने वाली, तो ये रूट मेमोराइजेशन में आ जाएगा, मेमोराइजिंग में आ जाएगा। तो रटने वाले हाफिजे में किसी बात या मसले को ठीक ठीक तरह से हम सोचते हैं कि नहीं, सोचे बगैर हम चीज़ों को रट लेते हैं। एग्जाम्पल हो गई हमारी गिनती पहाड़, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आदतों का हाफिजा, हैबिट्स मेमोरी। अब इसमें क्या है, आदतों के हाफिजे में किसी अमल को बार बार दोहराते हैं और मशीनी अफ़ाल की तरह करने लगते हैं, जैसे साइकिल के पैडल चलाना, घंटी बजाना वगैरह। अब यहाँ पर जो हमारी हैबिट हो जाती है, किसी किसी का देखिए तकिया कलाम भी होता है, यानी कि बात करते करते टाइम, फॉर एग्जाम्पल उन लोगों को आदत होती है, ऐसा हुआ था कते, वैसा हुआ था कते, हम वहाँ जा रहे थे कते, तो गाड़ी चल रही थी कते, इस तरह से रहती है किसी किसी की आदत, हैबिट। ये जो हैबिट मैंने बताई है तो ये निगेटिव हैबिट है, ये अच्छी नहीं है आदत। अब नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर क्या है कि बार बार दोहराते कोई भी चीज़ को, किसी का तकिया कलाम होता है तो सामने वालों को जब वो दोहराता है बार बार तो अच्छी नहीं लगती है चीज़ें बार बार दोहरानी, ये चीज़ अलग होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इसका हाफिजे के बारे में। तो आदतों के हाफिजे में बार बार दोहराते हैं, मशीनी अफ़ाल की तरह लगने लगते हैं कोई भी। अब ऐसा होता है, या फिर कोई भी चीज़ को हम रटते हैं या फिर बार बार चीज़ों को करते हैं, जैसे साइकिल के पैडल को चलाना, घंटी बजाना। या फिर इसमें यहाँ पर दूसरी चीज़ दी हुई है देखिए, ये जो हमारी हैबिट हो जाती है, अब वो तो बात करने में थी, उसी तरह से साइकिल के पैडल को चलाना हम क्या करते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलाते। फिर आपका वहाँ पर फोकस रहता है क्या, किस तरह से डालना है पैडल को, नहीं रहता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है, आप वैसे ही मारते जाते। लेकिन फर्स्ट टाइम आप जब साइकिल चलाए तब आपको सीखना पड़ता है कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में पैडल मारना है, पैडल को चलाना है। तो ये चीज़ जो भी है तो आपको पहले सीखना पड़ता है, और जब चीज़ें होती रहती है वो हैबिट में आ जाती है, आदतों में आ जाती है। तो ये चीज़ अलग है, वो मैंने जो बताया है वो अलग हो गई, लेकिन वो चीज़ भी आदतों में ही आती है। लेकिन हम यहाँ पर हैबिट मेमोरी, तो यहाँ पर जो है आमोजिश, साइकिल की पैडल चलाना आ जाएगी इसके एग्जाम्पल। तो ये जो हाफिजा है कई अवामिल का मजमुआ है, ये बात याद रखना है। आदत हो जाएगी कोई चीज़ को लेकर तो मशीनी अफ़ाल में, यानी कि चीज़ों को हम सोचे बगैर करते ही रहते हैं। सीखना या हिफ्ज़ करना, मेमोराइजिंग लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर सीखना या हिफ्ज़ करना, सीखे हुए बगैर किसी चीज़ों के याद रखने का सवाल पैदा ही नहीं होता, कि जो भी चीज़ है उसको सीखना पड़ेगा हिफ्ज़ करने के लिए, सेव करने के लिए, मेमोराइजिंग करने के लिए। लर्निंग ज़रूरी है। लर्निंग, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे ही नहीं। अब देखिए आपने सीडीपी कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप कभी, आपको कहा जाए कि याद रखे क्या आपने सीडीपी, तो ऐसा होगा क्या, कोई चीज़ याद रहेगी क्या? नहीं। तो उसके लिए आपके लर्निंग ज़रूरी है। सीखे बगैर चीज़ों को आपने सीखा ही नहीं, उसके बगैर आप चीज़ों को याद रख नहीं पाएंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट, याद रखना हुआत मासे का रिटेंशन, जिस चीज़ को हमने सीखा या हिफ्ज किया गया है, जब तक वो दिमाग में महफूज ना रहे इसको दोहराया नहीं जा सकता। अब जो भी चीज़ आप याद रखना किसे कहते हैं, हुआत मासे का रिटेंशन। देखिए यहाँ पर कि जो चीज़ को आपने सीखा ही नहीं, आपके सामने चीज़ें है, अब ये चीज़ दिख रही है स्क्रीन पर, जो भी आपने सिर्फ देखा है, आपने आवाज़ को यहाँ पर बंद किया है और आप इसको पढ़ भी नहीं रहे, सिर्फ देखकर हट जा रहे हैं और उतना क्लियर से अच्छे से नहीं देख रहे। तो जब तक आप इसको जहन में नहीं रखेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो इसको दोहरा पाएंगे क्या? नहीं दोहरा पाएंगे। सिर्फ आप देख रहे हैं, फिर आपको कहा जाए वो स्क्रीन पर क्या था, तो आप कुछ कह पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
हम जो समझा रहे हैं उसको समझना रहेगा, चीज़ों को पढ़ना रहेगा और उसको उस हिसाब से आपके जहन में सेव करना रहेगा, तो चीज़ें आपको याद रहेगी। अदरवाइज रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आप दोहरा पाएंगे क्या? चीज़ों को नहीं दोहरा पाएंगे। तो यही है कि याद रखने के लिए आपको दिमाग में चीज़ों को महफूज रखना होगा, तभी चीज़ों को आप दोहरा पाएंगे। नेक्स्ट, बाजियाफ्तगी, रिकॉल। देखिए यहाँ पर रिकॉल तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉल नहीं बताते थे आपको, तो आप समझ पाते थे क्या बाजियाफ्तगी किसे कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर सीडीपी में अच्छी उर्दू का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको साथ में इंग्लिश के टर्म भी याद रखना है, इजी हो जाएगा, क्योंकि डेली रूटीन में हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, उर्दू को नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए, बाजियाफ्तगी, रिकॉल। हिफ्ज़ की इस सलाहियत या खुश असलूबी से किसी बात को याद करके दिमाग में महफूज रखने या भूल जाने का पता हमें इसको दोहराने से ही हो सकता है। हिफ्ज़ का ये पहलू इतना ही अहम है कि आम आदमी उम्मन इसी को हाफिज़ा समझता है। हर हाल में इसकी अहमियत से इनकारा नहीं जा सकता। अब जो ये रिकॉल है, इसे आम आदमी क्या कहता है बता रहा है। देखिए कि उम्मन आम आदमी इसे ही हाफिज़ा समझ बैठता है और इसकी अहमियत को हम इनकार नहीं सकते। तो इसकी क्या अहमियत है, देखिए यहाँ पर इसकी जो सलाहियत है, खुश असलूबी है, इस बात को याद करने के लिए, दिमाग में महफूज रखने के लिए, यानी जो चीज़ें आपने सीखी है तो आपके जहन में स्टोर हुई है, सेफ हुई है, हाफिज आपने हिफ्ज़ की है वो चीज़ों को, तो किस चीज़ से पता चलेगा आपको? रिकॉल करने पर। जब आपने ये चीज़ें समझ ली है, तब आपका ये जो समझा हुआ चीज़ है तो कब समझ में आएगी? जब आप PYQ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको समझ आ जाएगा कि आपने चीज़ों को तो पढ़ा था, लेकिन आपको कितना याद हुआ। जब तक आप चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर, इसीलिए देखिए, आप चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना सेफ हुआ है चीज़ें। आपको तो लगेगा कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली है, मेरा सारी चीज़ सेफ हो गई, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, ये रिकॉल करने पर ही चीज़ें समझ आएगी। और रिकॉल कैसे होगा आपकी चीज़ें? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि कितनी चीज़ें आपसे सॉल्व हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। जो नहीं हो रही है तो समझ जाइएगा कि आपने ठीक तरीके से उसको सेफ नहीं किया था, उसका हाफिज़ा आपका सही नहीं था, तो चीज़ों को आपने वो चीज़ों को याद नहीं किया था, तो आपको फिर से चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो इसका पता कब लगेगा? जब चीज़ें आप रिकॉल करेंगे। तो ये चीज़ें PYQ में ही आपकी रिकॉल होगी। तो PYQ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ये चीज़ों को नहीं करेंगे। सिलेबस ही तो है, आपने पढ़ लिया, मैंने तो पूरा पढ़ लिया, डायरेक्ट आप उसमें जाएंगे एग्ज़ाम में, फिर वहाँ पर आप देखेंगे, खुद को करेंगे, तो ये फ़ायदा होगा क्या? नहीं। वहाँ पर फिर आपको कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर वहाँ पर आपकी चीज़ें बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए PYQ करना है, रिवाइज करते रहना है। देखिए आप ही के ऊपर भी आ रही है चीज़ें, यानी कि आपके फ़ायदे में भी है चीज़ें, और टीचिंग लाइफ में भी चीज़ें यूज़ में है, अभी के लिए भी यूज़ में आ रही है चीज़ें सारी। तो आगे है, देखिए हाफिज़े का ये पहलू इतना ही अहम है। तो ये जो पहलू है, इसे ही लोग हाफिज़ा समझते हैं। और देखिए क्या फ़ायदेमंद है ये रिकॉल करना, तो इसकी अहमियत को हम भूला पाएंगे क्या? फिर नहीं भूला पाएंगे। तो इसको रिकॉल करना ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट, शनाख्त, रिकॉग्निशन। हाफिज़े का चौथा अहम जुज़ है। हमारे नज़र के सामने जब कोई चीज़ आती है तो हम इसे देखकर ही पहचान लेते हैं कि हम इसको पहले देखा है। हाफिज़े की इस सलाहियत को शनाख्त कहते हैं। अब देखिए, जो शनाख्त है, रिकॉग्निशन है, तो हाफिज़े का ये क्या है? चौथा है जुज़। हमने देखा है कि 4 जुज़ होते हैं हाफिज़े के, तो ये चौथा जुज़ है। और हमारी नज़रों के सामने जब कोई भी चीज़ आएगी सामने, तो इसे हम देखकर ही पहचान लेंगे। या किसी टीचर को आपने देखा है, टीचर को छोड़िए, आपने किसी फ्रेंड्स को फर्स्ट टाइम मिले थे, आपने उसे देखा है, तो पहली मर्तबा देखा, फिर उसके बाद क्या होगा? इसकी सलाहियत को देखा, उसमें क्या चीज़ है, नेक्स्ट टाइम वो आ गई सामने, तो आप फिर उसको पहचान पाएंगे।
तो ये कहाँ से हो रहा है? शनाख्त से। हाफिज़े की सलाहियत को शनाख्त कहते हैं। जहाँ पर आप शनाख्त कर पा रहे हैं चीज़ों को, दो लड़की आकर सामने खड़ी हो गई आपके, आपने पहचान लिया ये मेरी फ्रेंड है, तब यहाँ पर आपकी शनाख्त बेहतर है। नेक्स्ट, उम्दा हाफिज़े की अलामत देखेंगे अब हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी। पहला है पढ़ी हुई बातें, मवाद और तजुर्बात को फ़ौरन और अच्छी तरह से अख्ज़ करना। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बातों को, तजुर्बात को फ़ौरन और अच्छी तरह से अख्ज़ करना, यानी कि आपको बातों को याद तो करना है लेकिन किस तरह से? अच्छी तरह से अख्ज़ करना है। सेकेंड, महफूज क़ुव्वत मासिका का इल्म या हासिल शुदा इल्म जहन में देर तक महफूज रहना। अब ये किसकी है? उम्दा हाफिज़े की अलामत है। यानी कि अब देखिए ये अलग वे में जा रहा था। इसका जो अलामतें है, आपने किस तरह से, यानी कि आपने हिफ्ज़ किया है चीज़ों को, यानी कि आपने याद किया है, तो किस तरह से याद हुआ है, तो इसकी बेहतर जो हाफिज़ा रहेगा, बेहतर तरीक़े से चीज़ें आपको हो गई याद। तो कैसे पता चलेगा? तो पढ़ी हुई बातें, मवाद, तजुर्बात फ़ौरन और अच्छी तरह से अख्ज़ हो गई, तब ये बेहतर हाफिज़े की अलामत है। सेकंड, महफूज क़ुव्वत मासिका का इल्म या हासिल शुदा इल्म जहन में देर तक महफूज रहना। जो चीज़ आपने पढ़ी है वो जहन में देर तक है, महफूज है, तो ये किस में आ गई? उम्दा हाफिज़े की अलामत है। आपका हाफिज़ा अच्छा है और आपने उम्दा हाफिज़े में चीज़ों को सेव किया है। थर्ड है हासिल शुदा इल्म, वो तजुर्बात को दोहराया जाना, बाज़याफ्तगी, किसी हासिल शुदा मालूमात का किसी ख़ास मौके पर फ़ौरन याद आ जाना, शनाख्त वग़ैरह ज़रूरी मालूमात को भूल जाना भी अच्छे हाफिज़े की अलामत है। देखिए यहाँ पर आपने एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के अंदर आप बैठे हैं और आपके सामने पेपर आया। पेपर में आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को देख लिया और उसका आंसर आपको फ़ौरन आ गया, तो आपका यहाँ पर हाफिज़ा कैसा था? उम्दा था। तो ये चीज़ें उम्दा हाफिज़े में थी, यानी इससे ये बात का पता चलता है कि आपने चीज़ों को अच्छे से याद किया। या अदरवाइज़ चीज़ें आपने पढ़ी है, सब करी है, लेकिन आपने याद ही नहीं किया है, तो चीज़ें वहाँ पर रुक जाएगी, अटक जाएगी। याद करने पर जोर देना पड़ेगा, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें मैंने अच्छी तरह से याद ही नहीं की थी, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएगी। और सेकेंडली, पहला तो क्या हो गया कि चीज़ें याद आना, अच्छे से आ जाना। सेकेंड, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो उसे भूल जाना, उसको आप सवार करके रखेंगे। वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज़ों को रिमूव करना भी अच्छे हाफिज़े की अलामत है। यानी जो चीज़ें टेंशन दे रही है और आपके काम की नहीं है, तो वो चीज़ों को तर्क कर दीजिए। अब देखिए कैसा होता है कि किसी ने एक मरतबा अटेम्प्ट किया है, किसको, महा टीटी का एग्ज़ाम है समझिए, तो इसको किसी ने एक मरतबा दिया है। अब सेकंड टाइम देते टाइम उसके वही ख़्याल आ रहा है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है, इतनी चीज़ें हुई है, लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, एग्ज़ाम्पल है ये, तो समझिए खाली सिर्फ, तो ये क्या ऐसा ऐसा कहा है, तो यही चीज़ को आप सवार करते चल रहे हैं और पढ़ते चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें होगी कि आपसे नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ों को तर्क कर दिए, कुछ टाइम पर तर्क कर दीजिएगा और फ्रेश माइंड से आप पढ़ते रहिए चीज़ों को, तो चीज़ें भी अच्छे से याद होगी। तो ये चीज़ें भूल जाना भी कै में आ जाएगा, एक बेहतर हाफिज़े, अच्छे हाफिज़े में आ जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि भूल जाओ ना बातों को, क्यों लेकर बैठे हो, ऐसा कहते हैं आमतौर पर। तो ऐसी चीज़ों को तर्क करना ही हमारे अच्छे हाफिज़े की अलामत है। तहफ़्फ़ुज़ करना, अख़्ज़ करना, बाज़याफ्तगी और शनाख्त करना, इन तमाम बातों का बेहतर तौर से होना अच्छे हाफिज़े के लिए ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हैं उसको हिफ्ज़ करना, अख़्ज़ करना, चीज़ों को समझना अच्छे से, बाज़याफ्तगी, शनाख्त करना, यानी कि चीज़ों को पहचानना, तमाम बातों का बेहतर तौर से होना, ये किसकी अलामत है? अच्छे हाफिज़े की अलामत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अच्छे हाफिज़े की अलामत है कि किसी पसंदीदा शोबे की तमाम बातें याद रहे, तमाम शोबे की अच्छी बातें याद रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कि हर बात आपको, यहाँ पर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, शुरू से आप देख रहे हैं, फिर भी आपको एज़ इट इज़ हर बात याद है क्या? नहीं है, और ऐसा कहना भी सही नहीं रहेगा। और यहाँ पर अच्छे अलामतें, आपको पसंदीदा शोबे की तमाम बातें, जो भी है पॉइंट्स, वो सारी बातें आपको याद रखना है, तमाम शोबों की, जो भी, अब ये पढ़ने से ही रिलेटेड नहीं, लाइफ में जो भी चीज़ें होती, जो अच्छी चीज़ें हैं उसे याद रखना है, लेकिन हर बातें याद रखिए ऐसा कहना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट,
क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। आप एग्ज़ाम तक जो भी चीज़ें अच्छे से भी याद करते, देखिए एग्ज़ाम देने के बाद तो 1-2 महीने के बाद सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है। कोई कोई तो कहते हैं कि हमने पेपर देकर आया, नेक्स्ट डे क्या था सब कुछ चला गया। अब उसमें कोई चीज़ रहती है, आप चाहते ही नहीं कि वो चीज़ें हमें याद रहे, होते हैं कोई। नेक्स्ट देखिए अमल आना चाहिए यहाँ पर। अमल आमोजिश के लिए हाफिज़े का बेहतर करने के तरीक़ों की तालीमी अहमियत। अब इसके लिए आमोजिश के लिए हाफिज़े को बेहतर करने के तरीक़ों की क्यों करना चाहिए, इसके अंदर तालीम की क्या अहमियत है। देखिए पहला है आमोजिश देरपा होने के लिए सीखने की शदीद ख्वाहिश होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको देरपा रखने के लिए, देखिए आपको कोई कह रहे हैं ये कीजिए, तभी आप उसको कर रहे हैं और आप दिलचस्पी से नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो चीज़ें याद नहीं रहेगी। वही आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें हैं, ये समझ रही है चीज़ें हमारे फ़ायदे की है, और आप अच्छे दिल से दिलचस्पी से चीज़ों को ख्वाहिश से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें होगी अच्छे से। तो इसीलिए ख्वाहिश का होना ज़रूरी है, सीखने की शदीद ख्वाहिश भी होना ज़रूरी है, सीखी हुई बातों को याद रखना। अब देखिए आपको 1 घंटे का किसी को लेक्चर देखो कहा गया, तब वो देखेंगे क्या उसके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रहा कुछ लेक्चर, तो देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। वही एग्ज़ाम सामने है आपके, एक या आप 2-3 घंटे पढ़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसकी शदीद ख्वाहिश है, शदीद ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत है आपको, इसलिए आप चीज़ों को कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको खाली डेली दिन में आपको कहा जाए आधा घंटा इस चीज़ को देखिए, तो आपका दिल कहेगा कि आपकी चीज़ लायक चीज़ें नहीं है, तब आप करेंगे क्या, नहीं करेंगे। वही आप पेपर है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप 2-3 घंटे पढ़ने को तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो सीखना है इसकी तरफ पूरी तवज्जो मबज़ूल करना चाहिए, जिससे मुतालिक शुदा इल्म समझ में आएगा और लंबे अरसे तक जहन में रहेगा। अब जो भी चीज़ों को सीखना है उसकी तरफ पूरा मुतवज्जा रहना है। अब जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, मैंने हर बार कहा है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, और इसके साथ आपको, अब कभी भी पढ़ रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड है लाइव लेक्चर में, तो आपका पूरा जो भी जहन है यहीं पर रहता है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, तब आपको इस तरह से नहीं करना है कि आपने थोड़ा देखा उठकर चले गए, थोड़ा देखा उठकर चले गए, 5-10 मिनट देखा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरे काम कर लीजिए, फिर नोटबुक पेन लेकर लेक्चर को देखिए, पूरा जहन उसमें ही रहना है। थोड़ा ये देखा, कुछ चीज़ आपको दिख गई नीचे वीडियो में, उसकी तरफ चले गए आप, तो उस तरह से इस तरह से चीज़ों को नहीं करना। या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया उसे देखा, नहीं, सारी चीज़ें छोड़ दो। आप पढ़ रहे हैं तो यही सिर्फ कीजिए, तो देखिए आपका पूरा फोकस रहेगा, चीज़ें आपको अच्छे से याद भी होगी। तो तवज्जो मबज़ूल करना चाहिए, तो तवज्जो जैसे ही मबज़ूल रहेगी यानी कि पूरा फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट, गैर मुतालिक शुदा इल्म में समझ में आ जाएगा और लंबे अरसे तो ऐसा करने से, जैसा ही आप इस तरह से करेंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं उसे ही फोकस करेंगे, तो आपका जो इल्म रहेगा लंबे अरसे तक जहन में महफूज रहेगा। नेक्स्ट, दिलचस्पी से मुतवज्जा मरकूज़ होती है। देखिए दिलचस्पी रहेगी तो आपका जो रहेगा जहन वो भी मरकूज़ रहेगा, यानी कि आपका फोकस बना रहेगा, और इसलिए दिलचस्पी हाफिज़े के लिए मददगार साबित होती है। जो हमारी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट रहेगा हमारा सीखने का, तो यह किसमें, हाफिज़े में मददगार हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें। नेक्स्ट, सीखी हुई बातों का तज्जिया करना। ऐसा करते वक्त इन बातों को नज़र के सामने रखना चाहिए, इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो देखिए सीखी हुई बातों का तज्जिया करना, जो भी आप सीख रहे हैं उसका एनालिसिस करना, ऐसा करते वक्त इन बातों को नज़र के सामने रखना चाहिए, तो हाफिज़ा हमारा अच्छा होता है, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो यही है, देखिए अब ये जो भी पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये जो भी पॉइंट है, हाफिज़े के कितने पॉइंट है, एक स्ट्रक्चर बना कर रखिए, तो चीज़ें आपके पूरे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्या है, देखिए लास्ट पॉइंट है, और 2 पॉइंट है। रब्त मुताल्ला कोरिलेशन ऑफ स्टडीज़ का आमोजिश में इस्तेमाल करना चाहिए। अशिया और अल्फाज के दरमियान रब्त पैदा करने से हम वो बातें नहीं भूल पाते, इसीलिए आप देखिए अब कोई पॉइंट है, इसको पॉइंट को लेकर स्ट्रक्चर बनाइए। इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऊपर गया है, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके इतने पॉइंट है, फिर इसको डिटेल में पढ़ना है आपको, 1 बाय 1। तो इस तरह से करेंगे तो आप चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट, सबक के दरमियान वक्फा रखना चाहिए, इससे हाफिज़ा देरपा होता है। अब जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, तो इससे आपका हाफिज़ा क्या होगा, तेज़ होगा। यानी आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं
तब आपको चीज़ें फिर आपको बोर होने लगेगी, चीज़ें फिर आप सिर्फ ऐसा पढ़ते जाएंगे लेकिन जहन में सेफ नहीं होगी। आपने आधा एक घंटा पढ़ लिया, थोड़ा स्टॉप ले लो, फिर पढ़ो चीज़ों को, तो वो चीज़ें जहन में रहेगी। वक्फा लेकर पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ लिया, वक्फा ले लो। या फिर कोई पढ़ रहे हैं, आपका उतना नहीं है, आप उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो थोड़ा बीच में और रुक सकते, आधे घंटे के बाद भी रुक सकते, 15 मिनट के बाद भी रुक सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं रुकना है जो 15 मिनट का वक्फा ले रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपके ऊपर कहा जा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ज़्यादा लंबा लंबा ब्रेक नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हैं। और जो चीज़ें हैं समझने की, तो साथ में आप जो भी करेंगे चीज़ें, तो पूरा फोकस उसी पर रहना है, तो हाफिज़ा भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपको भी हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, यहीं पर रुकेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज का। एक बात यहाँ पर कहा गया था, जो एक क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में, एक कमेंट आया था कि जो उर्दू में था क्वेश्चन, गुड़िया पानी उसका क्यों अलग हुआ, पानी क्यों है आंसर। तो देखिए, जो गुड़िया थी वो खिलौने से रिलेटेड थी, कढ़ाई, गुड़िया और एक चीज़ थी उसकी, तो ये सारी चीज़ें अलग थी और पानी अलग हो गया था, इसीलिए वो पानी अलग था। और जो दूसरा था वहाँ पर दारुल उलूम, तो वो प्रोनाउंसिएशन से, देखे लिखने में तो वो चीज़ें आपको करेक्ट लग रही है, लेकिन प्रोनाउंस करने पर अलग हो जा रही है। तो वो उलूम, दारुल उलूम, जो रेपर पेश था वो वाला करेक्ट था, तो वही करेक्ट रहेगा। जो आपने बताया था वो नहीं था, तो उसको समझ लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CTP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।